आज के शो में। एफबीआर ने 512 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगा दिए। 5500 अरब रुपए महसूलात का हदफ, क्या हसूल मुमकिन? कॉर्पोरेट टैक्स 29% पर बरकरार, तनख्वाहदार के टैक्स में इजाफा। खाने पीने की बेशतर अशिया महंगी, अद्वियात, खाद, मोबाइल सस्ते। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बजट आ चुका है, बजट की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस तमाम पहराए में सियासी तौर पर क्या होगा, इसके पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, मुख्तलिफ हवालों से आज इस प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बजट के बाद होने वाली तकरीर, उसका जो इम्पैक्ट है, उस इंक्वायरी कमीशन का क़याम, वो आखिरकार क्या रंग लाएगा, और जो उन्होंने कहा कि 6700 अरब से ये कर्जा जात 30,000 अरब तक कैसे आए, ये तहकीकात इंक्वायरी कमीशन करेगा। तो आज उठने वाली आवाज़ों में आवाज़ ये भी है कि पीटीआई गवर्नमेंट के 9 माह में यानी मार्च 2019 तक मौजूदा हुकूमत के कर्जे भी 5,000 अरब बढ़ चुके हैं, यानी 35,000 अरब तक ये कर्जा जात पहुंच चुके हैं। तो क्या इन 5,000 अरब की भी तहकीकात होगी इस कमीशन में, ये एक सवाल है जो उठ रहा है। दूसरी अहम बात 512 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस, जिसमें चेयरमैन एफबीआर ने कहा है कि तकरीबन 200 अरब सेल्स टैक्स, 200 अरब इनकम टैक्स, 70 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी और तकरीबन 36 से 40 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी में कलेक्ट किए जाएंगे। और ओवरऑल टैक्स टारगेट 5,500 अरब रुपए का, ये इसका हदफ, इसको हसूल, इस महसूलात का इसको हासिल करना क्या मुमकिन होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। आपको सुनाते हैं कि हफीज शेख साहब ने इन हालात पर क्या कहा कि जो कंडीशंस हैं बजट के आते वक्त, क्या मुश्किलात हैं वो क्या थे, एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये बजट जो है एक ऐसे माहौल में पेश किया गया कि जिसमें हमारी इकॉनमी जो है, हमारी मईशत जो है, एक चैलेंजिंग वक्त से गुजर रही है। एक जानिब इन चीज़ों से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हो और फिर हम ही पे तनकीद की जाए कि जी आप कर्ज क्यों ले रहे हैं, कर्ज माजी के कर्जों का सूद देने के लिए। सो वी हैव टू हैव ए वेरी बैलेंस्ड, वेरी फेयर फ्रेमवर्क जिसके तहत पब्लिक में एक डिस्कोर्स हो। और फिर इसी तरह इमरान खान साहब ने जब कौम से खिताब किया तो वहां उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया और उन्होंने जो कर्जात के हवाले से कहा कि किस तरह इजाफा हुआ, इसकी तहकीकात हो, उस बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी आप जरा सुन लेंगे। ये जो 30,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है, आपको पता है इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि इनके ऊपर सिर्फ सूद, 30,000 अरब रुपए पे जो हमें सूद देना पड़ता है, जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं 4,000 अरब रुपया तकरीबन टैक्स है, आधा चला जाता है सूद देने पे। तो मुल्क में कैसे चलाऊं? मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया, मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। जितना मर्जी शोर मचाए असेंबलियों में, ये असेंबलियों में जो गालियां बुरा भला कह रहे हैं, जिस तरह कि मुझे फर्क पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि इस बजट में लगने वाले टैक्सेस और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इस पर भी गुफ्तगू डिटेल में करेंगे। ये जो कर्जा जात की फिगर है कि ये PMLN 2013 में तकरीबन कहा जाता है 16 ट्रिलियन थे, वहां से आप पहुंच के 30,000 अरब तक हुए, फिर 35 ट्रिलियन अब हो चुके हैं 35,000 अरब रुपए। ये वजह क्या है, क्या इंक्वायरी कमीशन तहकीकात करेगा? शौकत बसा साहब पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा आयशा गौस पाशा साहबा, डॉक्टर आयशा गौस जो है इस वक्त साबिक वजीर खजाना पंजाब की भी हैं और इकॉनमी पे भी गहरी नजर रखती हैं, MNA भी नून लीग की हमें ज्वाइन कर रही है इस्लामाबाद से। और हमारे साथ जनाब रहमतुल्लाह वजीर साहब जो कि एक्स सीनियर मेंबर एफबीआर हैं, हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आयशा साहब आपसे पूछूंगा, क्या ये जात इतना मुश्किल कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट चलना अब मुश्किल हो रहा है उनको? वो कह रहे हैं 3,000 अरब अभी भी हमने डेट सर्विसिंग में देना पड़ रहा है। ये बड़े किस तरह से कर्जे अगर इंक्वायरी कमीशन तहकीकात करेगा, एफबीआर, ISI, SEC सब ये मिलकर करेंगे, ये कैसे बढ़े थे 16 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन आपके दौर में? क्या इसकी एनालिसिस है?
देखिए पॉइंट ये है कि हमने जो डेट ली वो आप उसमें देखिए कि पिछले जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त मुल्क की क्या हालात थे। हालात ये थे कि टेररिज्म का ये हाल था कि कोई पाकिस्तान को डिसेंट नेशन समझना ग्लोबली बड़ा मुश्किल था। इकॉनमी का हाल ये था कि क्योंकि पावर सेक्टर इतना बुरी तरह ख़राब था, लोड शेडिंग इतने 12-12, 14-14 इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा घंटों की हो रही थी, इकॉनमी क्रिपल हो गई थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब था कि हमें बाहर से कोई इन्वेस्टर आन के पाकिस्तान में पैसे लगाना नहीं चाह रहा था, बल्कि जो लोकल इन्वेस्टर थे वो बाहर जा रहे थे पैसे लगाने। तो हमने पाकिस्तान को एक बूस्ट देना था। वो जो कमियां थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, सिक्योरिटी में, ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, नौकरियां मिले लोगों को, गुर्बत कम हो, ये हमारे लिए लाजिम था। हमने कर्ज़जात लिए, मगर हमने उनसे क्या क्या किया। अब आप ये देखिए, हमने उनसे 11,000 मेगावाट बिजली लगाई, हमने उससे ज़रबे अज़म किया, उससे हमने बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क्स हैं, उसके अलावा हमारे गवादर वो है, CPEC आया। CPEC का ऐसा अपॉर्चुनिटी थी कि जिसने पाकिस्तान का फ्यूचर जिसे कहना चाहिए वाबस्ता है उससे, और हम सिर्फ नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ग्लोबल चेंजर कह रही थी, और हम इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप देखिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल इकोनॉमिकली जिसे कहना चाहिए मेजर अपॉर्चुनिटी है, जिसे हमें पूरी तरह रियलाइज़ करना है। ये सब करने के लिए हमने कर्ज़जात ज़रूर लिए, लेकिन अब साथ ही 10 महीने में आप देख लें, हमने जो कर्ज़जात पिछले 5 साल में लिए, ये जो गवर्नमेंट ने इस 10 महीने के अरसे में ले लिए ऑलरेडी 5 ट्रिलियन, और इनके इकोनॉमिक प्लान के हिसाब से अगले साल जितना ये लेंगे वो 2 साल में वो कर्ज़जात से ज़्यादा ले लेंगे जो हम 5 साल में लेके बैठ गए। तो ज़रा चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखें, और हम अगर हमसे लौट के सवाल पूछें, देखिए हमने तो इतना कुछ डेवलपमेंट में लगाया जिसके लिए कर्जा लिया, आपने ये जो 5 ट्रिलियन लिया उसमें आपने क्या किया, ये भी तो ज़रा हमें पता चले। तो कर्ज़जात इस तरह सिर्फ पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम करना अपनी मिसमैनेजमेंट के लिए, ये हमें करना अब मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान वो कह देंगे, मैं आपको बताऊं बसा साहब का पॉइंट हम लेंगे ऐसा, लेकिन आपको पता है पीटीआई का ये लाइन है, वो कहते हैं जो हमने आपके 5,000 अरब लिए हैं वो आपका कर्जा चुकाने के लिए लिए हैं, आपके कर्जे की सूद की अदायगी के लिए हम ले रहे हैं कर्जा, यानी उस कर्जे से हम पिछला कर्जा उतार रहे हैं जो आपने बड़े इल प्लान मैनर में लिए कि उसका रिटर्न क्या होगा, यानी होगा जो पीटीआई कहती है, और वी हैव टू रिटर्न दैट, इसलिए हम कर्जा ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हमने ये किया उससे। देखिए मेरी बात सुने, ये देखिए ये जो बेइंतहा डिवैल्यूएशन हो गया, ये पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, ये मिसमैनेजमेंट नहीं समझते आप इसको, कि जो डिवैल्यूएशन का एक्सटेंड किया था, जो ओवर वैल्यूएशन थी रुपये की, वो तो एडजस्ट हो चुकी थी। ये जो इन्होंने आन के स्लाइड डाउन किया है कि रोज़ के हिसाब से रुपया जो है आजकल पता नहीं चल रहा किधर जा रहा है, ये सब इनके कर्ज़जात पे अफेक्ट कर रहा है। पॉलिसी रेट आपने आन के आपने डबल कर दिया उसको, 12.25 है इस वक्त, इससे भी आपके कर्ज़जात पे, डेट सर्विसिंग पे, तो आपकी मिसमैनेजमेंट ने तो कंट्रीब्यूट किया है इस पे। और रही बात ये पिछले कर्जे में, तो हमने भी तो कर्जे वापस किए हैं। तो ये देखिए, ये अपने ऊपर जिसे कहना चाहिए अपनी मिसमैनेजमेंट की ब्लेम किसी और पे डालना, जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं करेगी, दे विल नॉट गेट देयर एक्ट टुगेदर। अपनी जिम्मेदारी उठानी ऑफ पावर है जी। अगर कोई जीआईटी या कमीशन बनता है तो योर फैक्ट्स आर वेरी क्लियर, आपको पता है कि आपने पैसा कहां से लिया और पैसा किन चीजों में खर्च किया, ये आपके पास डॉक्यूमेंटेड, यानी जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिकॉर्ड्स में होगा, इट विल बी वेरी क्लियर कि क्या है और कहां गया पैसा, कहां से आया। हम सिर्फ नहीं, देखिए एक तो मेरी बात है, बिल्कुल वो जीआईटी बनाए जो भी, मेरे तो ख्याल में ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद ऑडिट होते हैं, उसके बाद पीएससी में जाता है, ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अलबत्ता अगर आप बनाना चाहते हैं, चलिए क्या कह सकते हैं, हम बनाएं, ज़रा बाइस्ड अंदाज में ना बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, जो कमीशन को प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करने को कह रहे हैं, और जिसमें और पिछले 2 साल क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, और ये पिछले 10 महीने क्यों नहीं। देखिए ना, ये सारी सवालात जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर को रात के 12 बजे तकरीर करके ये कहना, कुछ बात समझ में हमें आई नहीं कि इसमें अर्जेंसी क्या थी, और फिर ये डिक्लेयर करना कि मैं खुद उसका वो बनूंगा। कैन वी एक्सपेक्ट कि दिस विल बी अनबायस्ड, टोटली इंडिपेंडेंट इस कमीशन के क़याम पर? और मैं बसा से सवाल जजमेंट है, बसा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेता हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप का रिस्पांस बजट पर आया है, मैं वो भी सुनवाना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन से ताल्लुक रखती है, ताकि आपका मौकिफ हम एक साथ उस पर भी लें पूरी तरह से। तो आपको बताते हैं लीडरशिप, ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप है, वो क्या स्टेटमेंट्स देती रही है बजट के ऊपर। लेट्स हियर दिस आल्सो।
इस बजट में 700 अरब रुपया मजीद टैक्सेस लगाए गए, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा और आम आदमी पर बोझ में इजाफा होगा। उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। ये नालायक और नाअहल सिर्फ जो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट पेश किया है उस पर पर्दा डालने के लिए ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए। अगर आप गौर करें तो वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में जो उनका असल टारगेट हमें समझ आया है वो ये था कि वो असल मौजू से, यानी बजट जो कल आया उससे पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई और वो गिरफ्तारियों का जो खास मौका है उसको इस्तेमाल किया गया कि शायद इन गिरफ्तारियों की वजह से डिबेट गिरफ्तारियों की तरफ चली जाए और लोगों की तवज्जो इस बजट के अंदर जो तलवार उन पे चली है, जो डाका आवाम के हकूक पे पड़ा है या पढ़ने उस वक्त जा रहा था, उसकी तरफ से तवज्जो हटा दी जाए। ये तमाम बातें और बस साहब, अब मैं आपसे पहले जो सवाल है, क्योंकि मैंने जो आयशा साहब से पूछा था कि वो कर्जा लिया था तो उसका किया क्या, आप लोग क्या समझते हैं? ये नून लीग ने 16 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन जो कर्जे बढ़े, ये कहते हैं हमने 11,000 मेगावाट बिजली ऐड की, आपके नजदीक क्या किया इन्होंने उस पैसे का? क्या ये कुछ मतलब आप समझते हैं कि फ्लैट बना लिए लंदन में, क्या किया, मतलब क्या आपकी असेसमेंट क्या है इस बारे में जो आप तहकीकात करना चाह रहे हैं? सिफान जी, सिफान आप इतने भोले नहीं है, वो समझ नहीं है जी। पूरी कौम को पता है कि मियां नवाज शरीफ कैदी नंबर 420 क्यों पड़े हुए जेल के अंदर। भाई उन कर्जों के अंदर लूटमार हुई, 4 बड़े आजमों के अंदर जायदादें बनाई अपनी, यानी कि पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता गया और मियां साहबान की जायदादें बढ़ती गई। पाकिस्तान फ्लैट तो 90s के है ना बस साहब, और ये कर्जा 2013 से 18 का, इसकी बात हो रही है। बात तो सुन ले मेरे भाई, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। सिर्फ ये अभी जो आप इनकी जायदादें जो सामने आएंगी आपको पता चल जाएगा ये 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 90 की है। मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अभी मेरी बहन है, मैं चूंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रही है, मैं सिर्फ आपको अर्ज करूं जितने मुश्किल हालात पाकिस्तान पे आ जाए शायद तारीख में कभी नहीं थे। वो क्यों? मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर दे दूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा, 37 बिलियन डॉलर का तजारती खसारा, 30,000 अरब के कर्जे, 1300 अरब के गर्दिशी कर्जे, 100 अरब डॉलर का बोझ, और कोई ऐसा इदारा, मुझे मेरी बहन मेरे लिए बहुत एहतराम की जगह है, कोई इदारा मुझे बता दें जो ये मुनाफा बख्श छोड़ गए हों। इन्होंने तो इस तरह तो बदतरीन दुश्मन भी नहीं करता अपने मुल्क के साथ, जिसने इनको 3 दफा वजीर आजम बनाया, इनको वजीर आला बनाया। वो इन लोगों ने तो दोनों ने चारों हाथों से लूटा। और आज मैं आपको रात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही है, आपको पता चल जाएगा कर्ज किधर गया। अब वो ISI, IB, FIA इनसे पूछेगी मेरे भाई, FBR भी है ना? ये बताएं कि ये जो देखे ना सुने, FBR 30,000 अरब 10 साल पहले पूरे पाकिस्तान बनने के बाद 6,000 अरब, और इनके दौर में 24,000 अरब कर्जा बढ़ गया। हमें बता दें, अभी मेरी बहन वो नक्शा खींच रही थी, मुझे यूं लग रहा था कि ये चाइना के हुक्मरान थे या ये कनाडा के हुक्मरान थे, ये पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं थे। मुझे तो पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आता सिवाय इन्होंने वो मंसूबे लगाए जहां से किकबैक्स ली, जहां से माल कमाया, जहां से जायदादें बनाई। अच्छा, अगर ये सब कुछ इन्होंने नहीं बनाया, इसहाक डार जो मास्टरमाइंड था इस तमाम सारी गेम का, जिसने तमाम किकबैक्स के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? इसहाक डार। वो कौन है? समधी है मियां साहब के, सलमान, शहबाज, हुसैन, हसन, सब किधर हैं? सो मेरे भाई, बात इतनी सादा नहीं है जितनी मेरी बहन ने कर दी है। हमें पता है इस बात का कि हमारी गरीब आवाम पे बोझ पड़ा है, इसमें भी मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन क्या 70 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? हम तो 70 साल का गंद साफ कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है मेरे भाई, हमने इसके बावजूद, मुझे मेरी बहन बता दे किसी गरीब एक बात का सवाल, मेरी बात सुन ले। आई एग्री विद दिस कि आप यकीनी तौर पे आपकी गलती नहीं है जो पिछले 9 माह तो काफी सालों का मामला है, लेकिन ये मुझे बताएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पर तो एक GIT बन चुकी है, उस GIT में उनके तमाम तकरीबन एसेट 60s में उन्होंने जो अल अजीजिया शुगर, वो अल अजीजिया स्टील मिल से लेके उनके मामलात, वो डिटेलें सारी मौजूद हैं जो GIT इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी कर चुकी है। उसके अलावा भी और एसेट्स हैं जो आप अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये और कर्जे से इतने और एसेट्स बनाए जो आप कह रहे हैं और सामने आएंगे।
वो तो 4 फ्लैटों से कहानी शुरू हुई थी जी। अभी दिल पे सैफान, अभी दिल पे हाथ रखो, आपको ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे आपके सामने कि दुनिया के कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं है जहां पे इन्होंने अपनी जायदादें नहीं बनाई, जहां इन्होंने अपना माल नहीं बनाया। अभी मैं आपको फिर कह रहा हूं बातों पर अब जो है ना सीरियस लेने लगा हूं आपकी बातों को। आपने मुझे चांद रात पे या एक दिन कबल आपने कहा था ईद के बाद जो है ना वो कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे याद है आपके साथ प्रोग्राम में उस वक्त बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी थे, आप टेलीफोन पर थे, आप आ नहीं सके थे, तो आपने कहा था ईद के बाद कुछ होने वाला है। हुआ तो ईद के तीसरे चौथे दिन ही आपने जो है, आपको पता कैसे था? नैब से आपका कोई बात सुने, मुझे बताएं, अकल देखिए बात सुने, फिर वही बात करते हैं। 3 मियां नवाज शरीफ साहब को कितना टाइम दिया गया? JIT, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, कोई जवाब नहीं कि भाई ये टीटीओ के पैसे कहां से आए हैं, फ्लैट कहां से हैं। इसी तरह जरदारी साहब का और हमजा शहबाज का 3-3, 4-4 महीने से बेलें चल रही थी मेरे भाई, और उनसे पूछते तो बताएं ये अयान अली कौन है, ये फेरे किस तरह लगते रहे हैं, ये बताएं कि ये आपके जो कुल्फे वाला, गोले वाला, पापड़ वाला कहां से पैसे हैं। अच्छा क्या कहते हैं? सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। चले ये आपकी ये सब ने बेड़ा असेसमेंट की ईद के बाद ही होगा। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना बस साहब, ब्रेक के बाद आते हैं तो हम ये जो बजट है इसमें जो टैक्सेस बातें हैं, बड़े अहम उमूर हैं, उस पर बात करेंगे कि ये किस तरह से टारगेट्स अचीव होंगे, इंपैक्ट आम आदमी पर क्या पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी, क्या होगा, फर्क पड़ेगा, सब कुछ इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात जो कर्जा जाते हैं उसमें इजाफा क्यों हुआ, इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, नून लीग का मौकिफ है कि हमने मेगावाट्स ऐड किए सिस्टम में, कैपेसिटी बढ़ाई, हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, और पीटीआई कहती है कि इससे जायदादें बनाई गई। इमरान खान साहब की तकरीर का एक और हिस्सा भी सुन लें बजट के हवाले से उन्होंने क्या कहा था इसी तकरीर में, जिसमें यह जिक्र हुआ था अल्टीमेटम और ये तमाम मामलात का। दिस पार्ट ऑल्सो फिर हम FBR का जो FBR के एक्सपर्ट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर शामिल करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये जो बजट है, इस बजट में हमने क्या कोशिश की है? वो पैसा जो हमने सिर्फ अपने कमज़ोर तबके के लिए रखा है, उनके सस्ते कर्जों के लिए, उनको पैसे देने के लिए, उनके लिए हम राशन लेके आ रहे हैं, उनके लिए सस्ते घर जो हमारा प्रोग्राम है हाउसिंग का, उसमें से हमने 5 अरब दिया है कि निचले तबके को हम घर दे सकें अपनी छत के ऊपर। पनाहगाह बनाई हैं जो कि लोग सड़कों के ऊपर सोते थे, मजदूरों के लिए, उनके लिए बनाए। इन हालात के अंदर भी हम पूरा जोर लगाएंगे अपने निचले तबके को पूरा उठाने के लिए। हमने जो अपनी कुर्बानियां जो किया, हमने अपने खर्चे कम किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चैलेंज करता हूं, कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई, मैं स्वाय सिक्योरिटी की वजह की सारा खर्चा मैं अपना करता हूं। मेरे खर्चे में मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूं क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, मैं उनको सलूट करता हूं। ये बजट की बात है। इससे पहले जो बात हुई थी रहमतुल्लाह वजीर साहब, आप उस पर कुछ कहना भी चाहेंगे लाजमी तौर पे? FBR भी उस टीम में है, ये कैसे हम एसेस करेंगे कि पैसा कहां खर्च हुआ जो कर्जाजात बढ़े 6000 अरब से 30,000 अरब, और क्या ये डॉक्यूमेंट्स बड़े आसानी से जो बता रही हैं आयशा साहब PAC और दीगर हवाले से आप निकाल सकते हैं? क्या इसके लिए इतना बड़ा कमीशन बनाने की जरूरत है कि ISI FIA सब हो? FBR वजीर साहब जी, इसमें थैंक यू वेरी मच, पहले तो शुक्रिया जी। पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने रात को जो ऐलान किया है कमीशन बनाने का, इसमें मैं समझता हूँ कि जो कर्जे लिए गए हैं पिछले 10 साल का कह रहे हैं, 6,000 से तकरीबन 31,000 जो रात वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि जिन ज़राए से कर्जे लिए गए हैं, एक तो यह है कि देखिए जो लोकल लोन हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कर्जे हैं। अब वो कर्जे लेने जहाँ से कर्जा आया हुआ है और फिर वो कर्जा किस तरह उन्होंने डिसबर्स किया, कौन से प्रोजेक्ट को कहाँ मिला, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, किसको कितना पैसा मिला है और किस तरह उसकी डिसबर्समेंट हुई है, जाहिर है कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, फिर लोन जहाँ से आया है
डोमेस्टिक लोन और इसके अलावा एक बाहर का जो लोन है, यानी जो डॉलर में लोन है हमारे 97 बिलियन डॉलर। ये फॉरेन डोमेस्टिक लोन फिर पीएसडीपी में जाता है या क्या एनुअल डेवलपमेंट प्लान के जरिए कहीं गया है या पैसा या किधर भी गया है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के पास या आगे कहीं और नहीं होंगे ये रिकॉर्ड्स, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास क्यू ब्लॉक में नहीं होंगे? बिल्कुल जी, इनका रिकॉर्ड होगा कि कहां से आया और कौन से अकाउंट में गया, फिर उसकी जो डिस्बर्समेंट हुई है वो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। वो रिकॉर्ड होगा, डेफिनेटली होगा। इसके अलावा जो बाहर का कर्जा है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस तरह आया बाहर से। मसलन सकूक बांड गवर्नमेंट ने इशू किए थे, सकूक बांड में जो बाहर से पैसा आया है, यूरो बांड है, दूसरे बांड है, उन तमाम कर्जे को कि कहाँ से आया और उसकी बाद में यहाँ आके उसकी डिस्बर्समेंट किस तरह हुई, कौन कौन सी फॉरेन लोन में वो इस्तेमाल हुआ। एक तो डोमेस्टिक लोन में भी इस्तेमाल हुए, कर्जे लिए हुए हैं उसको डोमेस्टिक लोन में इस्तेमाल किया रिपेमेंट में, और एक फॉरेन लोन में डॉलर में पेमेंटें हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसमें बड़े एक्सपर्ट की जरूरत होगी। लेकिन सर ये आप मुझे बताएं कि एजीपी का ऑफिस यहाँ पर है, अकाउंट्स ऑडिट होते हैं सारे, ये सारी रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती हैं, पार्लियामेंट में जाती हैं, वो उनके होते हुए सब चीजें कैसे कोई पैसा यहाँ से वहां कर सकता है कि इधर से पैसा निकाल के कोई फ्लैट खरीदे लंदन के अंदर या अमेरिका में या कहीं जायदाद बना ले, या वो सब सो रहे होते हैं इदारे उस पर। अगर यहाँ से बाहर पैसा भी गया तो स्टेट बैंक है, यहाँ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, यहाँ पे एफबीआर है, आप खुद एफबीआर के सीनियर मेंबर हैं, तो ये क्या ये सब कुछ हो अगर रहा भी था, हजारों अरब रुपए कर्जा पुल से बाहर चला गया अकाउंटों में जाती, तो किधर था ये सब एजीपी और ये सारे, ये इनको नजर नहीं आया? असल में ये है कि इनको एक तो ये है कि गवर्नमेंट के लेवल पे इन्होंने यहाँ देखना है कि कहाँ से कौन से कमर्शियल बैंक से आया, कौन से अकाउंट में जमा हुआ और कहाँ पेमेंट हुई, कौन से अकाउंट को या कौन से कमर्शियल बैंक को उसकी पेमेंट हुई, या स्टेट बैंक का जो लोन था उसको वापस किया गया। उसके अलावा कौन सा जो ये 11,000 उसके यूनिट की बिजली का कह रहे हैं, उनमें कौन कौन से यूनिट हैं, कौन से सिपेक के यूनिट हैं, कौन से दूसरे जो इन्होंने ऑयल के, गैस के और उसके कोल के जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें कहाँ कहाँ ये लोन इस्तेमाल हुआ है, और कहाँ सड़कों में, क्योंकि जो वो हाईवे है, उस जो हाईवे इन्होंने बनाए हैं दूसरे इदारे जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग की जरूरत होती है, वो तमाम लोन की इसमें मेरा ख्याल है उसकी बाकायदा ऑडिट होगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं तो वो ऑडिट नहीं करता ऑलरेडी, एजीपी की रिपोर्ट में ये सारी डिटेल्स नहीं होंगी पहले से, वो क्या ऑडिट करने की जरूरत अब है? नहीं जी, वो तो जो ऑडिटर जनरल करता है वो तो प्रोजेक्ट वाइज उनका होता है, तो वो भी तो ये डिटेल होगी ना कि कितना आया, कितना खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी कर सकते हैं, प्लानिंग डिवीजन की भी कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ कर्जा आया, जहाँ जहाँ वो हुआ है। और डेट मैनेजमेंट का जो सेल है फेडरल गवर्नमेंट का, पहले जो मुशर्रफ का दौर था उसमें तो बहुत एक्टिव था, डेट पे बड़ा कंट्रोल था, उसके बाद पता नहीं वो डेट सेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उनको पूरा जो है डेट सेल के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि कितना। फिर ये 5,000 अरब जो अब पीटीआई गवर्नमेंट ने लिया, इसका भी फिर ये इसी तरह तहकीकात होगी या होनी चाहिए आपकी नजर कि भाई ये भी 5,000 कहाँ आ गया? तो बाहर से भी 9.2 बिलियन डॉलर जो है इधर से लिए हैं, और उसके अलावा जो लोकल भी उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शायद, और जो कमर्शियल बैंक से 3,000 से ज़्यादा का लोन लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल डेफिनेटली उसका भी तो होगा, फिर जाहिर है कि फिर तो 9 अरब डॉलर फॉरेन लोन लिए और 3,000 अरब यानी तकरीबन अच्छा 3 बिलियन डॉलर होगा, कितना होगा जो हमने यहाँ से फॉरेन लोकल लोन लिया स्टेट बैंक से पीटीआई गवर्नमेंट ने जो लोकल लिया है वो तकरीबन 3,000 का कह रहे हैं ना जी, अरब 3,000 के करीब कमर्शियल और स्टेट बैंक का मिला के। तो लेकिन आपके नजदीक ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट डिस्पाइट एजीपी और तमाम इदारों के ऑडिट अभी भी होना चाहिए, जरूरी है, ये सही इकदाम है प्राइम मिनिस्टर का। ये तो मेरा ख्याल है पहले स्टेज पे जो कमीशन बनेगी, कमीशन को चाहिए कि पहले तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखें, अगर उसमें तमाम चीजें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं तो मैं नहीं समझता उसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर वो कम्प्रीहेंसिव है तो कमीशन को वही अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर जनरल एक बहुत बड़ा काबिल एतमाद इदारा है। अगर उसको कोई इसमें एतमाद नहीं है तो फिर उसके बाद उसकी दोबारा। यही बात है, कंफ्यूजन ये है कि ऑडिटर जनरल के होते हुए फिर एक और ऑडिट होगा तो उस ऑडिटर जनरल के ऑफिस का फिर वैल्यू खत्म हो जाती है, वो फिर क्या करता है, उसको फिर खत्म ही कर दें, फिर फायदा क्या अगर वो कुछ उसकी ऑडिट रिपोर्ट का कोई काम ही नहीं है। तो ऑडिटर जनरल ने अब ये देखना है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे बसा साहब?
इसमें मैं एक बात से ऐड जी, कर दूं, मैं आपकी बात। तरफ भी आता हूं। ठीक। इसमें आपको याद होगा कि एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, बुलंद अख्तर राना। बिल्कुल जी, मुझे याद है। उन्होंने जब ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें ऑडिट पैराज आए थे, जिसमें अरबों रुपए के घपले थे और कोई समझ नहीं आ रही थी को माल पैसा कहां गया, किधर लगा, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था, वो भी आपको याद होगा कि बुलंद अख्तर राना साहब को फिलफौर उनके ओहदे से अलग कर दिया गया था और उनकी बेचारों की अभी पड़ी थी नौकरी। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, लेकिन वो उनको दोबारा नहीं लगाया गया वहां पे। इसलिए ये जो कमीशन है इतना हाई एम्पावर्ड होगा कि इनको जिनकी इदारों की भी जरूरत होगी, खा वो ऑडिट जनरल का इदारा होगा, SCCP होगा, तमाम इदारों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। और ये बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि देखें, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो तो एक ओपन बुक की तरह है। जो शख्स अपने घर में रहता हो, सरकारी खर्चा ना लेता हो और इवन सिर्फ उनका खर्चा ये हो कि सिर्फ उनकी जो सिक्योरिटी है और उनकी ट्रैवलिंग है, उसके अलावा मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया हो जिसने बस साहब मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे रखना चाहूंगा, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक साहब 986 मिलियन का आपने एक्सपेंडिचर रखा था प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए। खर्चा जो 1 अरब से ज्यादा का हुआ, 1.07 बिलियन तक का हुआ, और अगले साल के लिए भी आपने एक 1.17 बिलियन रखे हैं। तो माशाल्लाह भैंसे बेचकर भी आपका खर्चा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। आप तो एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो गया है। 986 मिलियन। नहीं सफान, मैं करेक्ट कर दूं, ये जो गलत रिपोर्ट हुई है इसमें आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर दे दूंगा। अभी हमारी ब्रीफिंग हुई है, वो असल में ट्रिब्यून में गलत स्टोरी आई है। बहन मेरी बात कर ले, फिर मैं बात करता हूं। जी आयशा साहब, जी आप फरमाएं। ये कह रहे हैं स्टोरी गलत है। आयशा साहब आपने बजट डॉक्यूमेंट देखा है? ये स्टोरी ये 986 मिलियन प्राइम मिनिस्टर हाउस का ट्रिब्यून के अलावा मैंने और अखबार में पढ़ा है। ये सारी बातें हम देखिए मेरी बात सुने। देखिए पॉइंट ये है कि कुछ होती हैं बातें सब्सटैंशियल, कुछ होती हैं ऐसी जो आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें करते हैं। आप आए, आपने कहा मैं ऐसी ऑस्टेरिटी लाऊंगा, 800 गाड़ियां बेचूंगा, कितने कुछ करोड़ रुपयों के, और उसके बाद जब फॉरेन डिग्नेटरी आए आपने उससे ज्यादा पैसे कराए कि देके वो गाड़ियां ले ली। तो इन बातों से ना हुकूमतें नहीं चलती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर चल सकता है, क्रिकेट टीम्स चल सकती हैं, बल्कि मुल्क नहीं चल सकता। एक तो बात ये। दूसरी बात यह है कि ऐसे कमीशन को हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी तो स्टेबल हो गई है, अब मेरे पास फुर्सत है इसको हेड करने के लिए। अव्वल तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई है, ही शुड गेट हिज फैक्ट्स राइट। और मेरे ख्याल से उनकी इकोनॉमिक टीम को बताना चाहिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। ये 7.2% बजट डेफिसिट पे जा रहे हैं। ये रेवेन्यूज इनफैक्ट ये इन्होंने डिक्लेयर किया है। अगर आप देखें कि इनके रिसोर्स मोबिलाइज नहीं हो पाएगा, जो कि हम सब जानते हैं, आपके FBR के लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कितना मुश्किल है ये, तो ये बजट डेफिसिट इससे ज़्यादा जा सकता है। तो इकोनॉमी ये कह के डिक्लेयर करना कि इकोनॉमी स्टेबल हो गई, मैं इसको हेड करूँगा। अब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अ न्यूक्लियर स्टेट प्राइम मिनिस्टर, इज गोइंग टू हेड अ JIT? Is this the way we should be running a country which is so geostrategically important? जरा सोच के बताइए। देखिए पब्लिक कंजम्पशन की बात है इस सवाल के अच्छा, पहले इसके अलावा एक चीज, क्योंकि बसा साहब ने एक चीज कही है, उन्होंने कहा है कि अख्तर बुलंद राणा साहब ने जो स्पेसिफिक मामला हुआ था वो 480 अरब रुपए जो आपकी गवर्नमेंट आई थी, आपने सर्कुलर डेट पे किया था, और वो अख्तर बुलंद राणा साहब ने कुछ एतराज़ात उसके ऑडिट प्रोसीजर पर उठाए थे। उन्होंने कहा था कि वो पेमेंट जो हुई हैं वो पहले प्री चेक ऑडिट से नहीं हुई हैं, इस वजह से उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। और उसके बाद उनके साथ जो हुआ, नैब के केसेस बने, FIA के केसेस बने, जो भी हुआ, लेकिन वो 480 अरब कहाँ गए वो उन्होंने भी सवाल उठाया था। तो इसलिए तो कमीशन ही बना रही है कि 480 अरब कहाँ गए, इस तरह और पैसे कहाँ गए। नहीं, अब देखिए, ये बेशक आप कमीशन बनाइए, आप क्यों सिर्फ पिछले 2 हुकूमतों, क्यों मुशर्रफ साहब की हुकूमत, उससे पहली हुकूमत, सबको लाइए आप, कोई बात नहीं, आप बनवाएं, इसको अनबाइस्ड अंदाज में बताएं। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर हैज़ बेटर थिंग्स टू डू। फॉरेन पॉलिसी देखें, टेररिज्म देखें, कोलैप्स देखें बाकी इदारों का, इनके पास और भी अगर इनको लगता है कि ये इनके पास प्रायोरिटी नहीं है तो मेरे लिए ज़रा परेशान कुन बात है ये। अलबत्ता देखिए, आप लीजिए, कमीशन करें और इन सबको अनबाइस्ड अंदाज में बात लेकर आइए, और तो फिर बात चलेगी। प्रॉब्लम यहाँ होता है कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे नैब हो ये वो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। अकाउंटेबिलिटी विच इज़ अनबाइस्ड अक्रॉस द बोर्ड, जेन्युइन
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं, जेन्युइन, उस पर किसी को इतराज नहीं है। आप सारे प्रोजेक्ट्स खोलिए, मुशर्रफ साहब के ज़माने के, उससे पहले पीपीपी के, पीएमएलएन के, आपके इस ज़माने के, सब खोलिए, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं। बट प्राइम मिनिस्टर अगर हिट करेगा तो देखिए ना, ये तो बिल्कुल इंडिकेशन मिलना चाहिए सारी पाकिस्तान को। उसके लिए तो नैब है ना आयशा साहब, ये आप जो कह रही हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स खोले, तो वो तो नैब है, एफआईए है इस मुल्क में, एंटी करप्शन सूबाई है, खोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रही हूं, मैं लेकिन आपको एतराज सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के एज हेड ऑफ दिस कमीशन कि प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी द हेड। देखिए मेरी बात सुनिए, ये इनकी शौक हो रहा है, ये जो बहुत सारी शौक है, ये तो पहले से क्लेम करते हैं। देखिए अजीब सी बातें होती हैं, क्लेम कर रहे हैं, मैं आते के साथ ही $200 बिलियन के बाद जो डिपॉजिट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। एक बहुत ज़्यादा ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आएगा तो लोग टैक्स के थैले भागे भागे आएंगे और FPR में जमा कराएंगे कि हमारा तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर आ गया, हमने टैक्स जमा कराना कर दिया। एविडेंस क्या है? एक भी रुपया, एक भी बिलियन वापस आया ला सकते हैं ये? मैं आपको बताऊं, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये सब बातें जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करें, बट ये दिखावे की बातें। ठीक है, रहमत साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ अपनी बहन की बात को, सैफान बहन की बात को आगे बढ़ाते हुए, बहन सही कहती है कि इन्होंने वारदातें इस अंदाज में डाली हैं, कह रहे हैं कि पैसा आप रिकवर कर ही नहीं सकते हैं। एक बात मैं बताऊं आपको, मेरे ख्याल में इनको वेलकम करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज एक चीज को प्रोब करेंगी, पहले इनका उन्हें हेड पे एतराज है, बस सब उन्हें इमरान खान साहब को कह रहे हैं हेड ना हो ना प्राइम मिनिस्टर। सुने मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको सिर्फ वो ये नहीं कि उनको चेयर करेंगे, भाई वो कमेटी बना देंगे, कमेटी के पास कोई भी जा सकता है, आप उसके पास सबूत लेकर जा सकते हैं कि जी शौकत बसरा के खिलाफ ये सबूत है, जरदारी साहब के खिलाफ ये सबूत है, हमजा साहब के खिलाफ, वो जो होगा कमीशन, वो आपके तमाम इदारे जो क्रेडिबल इदारे हैं, क्या आपको ISF पे इत्मीनान नहीं है? क्या आपको IB पे इत्मीनान नहीं है? क्या आपको FIA पे इत्मीनान नहीं है? मैं सवाल ये है बड़ा इंपॉर्टेंट आयशा साहब कुछ कहना चाह रही है, अहमदुल्लाह साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम आते हैं वापस, कुछ ही देर से आते हैं, हमारे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, कमीशन का क़याम, कर्जे क्यों लिए गए, कर्जे इजाफा जो हुआ वो पैसा गया किधर, कमर्शियल बैंक से लिया, फॉरेन कंपोनेंट कितना है, पैसे का इस्तेमाल किस तरह हुआ, ऑडिटर जनरल की अहमियत क्या होती है इस पूरे सिलसिले में, और फिर ये कमीशन क्या करेगा, इसका मैंडेट क्या होगा, बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक आम आदमी बड़ा इस वक्त जहनी तौर पर इस वक्त बर्डन में है, बोझ का शिकार है, बोझ बढ़ गया उसका, जब से उसे सुना है कि 512 अरब के इजाफी टैक्सेस इस बजट में लगाए गए। उसमें 200 अरब सेल्स टैक्स है, 200 अरब इनकम टैक्स है, तकरीबन 60 से 70 अरब फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और 36 से 40 अरब कस्टम ड्यूटी है, जो इजाफी टैक्सेस हैं। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, जो मैं आपसे पूछना ही चाहूंगा कि जो ओवरऑल टारगेट है 5550 ट्रिलियन रुपीज, बिलियन रुपीज, 5 ट्रिलियन, ये अचीवेबल है FBR के लिए? जी, ये मेरा तो ख्याल है कि तो तकरीबन 39% ग्रोथ दिखा रहा है। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि बिहार का कोई भी कभी भी किसी साल में भी 39% ग्रोथ हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रिसेंट की माजी है उसमें 21% तक हम ग्रोथ दिखा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नामुमकिन टारगेट है। और हमारे जो IMF के साथ अगर कोई एग्रीमेंट है इस सिलसिले में, तो मैं तो ये मुझे डर लगता है कि इस साल, ये जो अगला साल है, पहले साल में हमारी एग्रीमेंट ख़त्म ना हो जाए, इसलिए कि हर महीने में तकरीबन 450-500 अरब अगर आप महीने में कलेक्शन करेंगे, तकरीबन 450 के करीब, तो फिर आप उसमें पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि वो बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 450 बहुत बड़ा टारगेट होता है। IMF हमें क्वार्टरली रिव्यू करता है ना, अभी डिसाइड हो गया कि सेमी एनुअल है या क्वार्टरली? वैसे तो क्वार्टरली रिव्यू होता है IMF का।
IMF का तो जी हाँ, क्वार्टरली रिव्यू होगा, वो वेवर तो देगा नहीं। अब अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है और उनके अपने क्वार्टरली रिव्यू होगा और वो पहले ही 6 महीने में पता चल जाएगा, अगर पहले क्वार्टर में नहीं, अब दिसंबर तक पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम तकरीबन यानी 16, 17, 1800 में दिसंबर तक हैं तो बाज़ाहिर नज़र आएगा कि हमारा टारगेट सिरे से हो नहीं सकेगा। तो ये बहुत मुश्किल होता है दरमियान में, अगर IMF को रेवेन्यू जो खास कर हमारी रिसीट है उसके ऊपर IMF को बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है। दूसरा अहम सवाल आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि हमने PTI का जो मैनिफेस्टो देखा है, जो उनका इलेक्टोरल एक विजन है, जो इकोनॉमिक विजन है उनका, वो ये था कि हम करप्शन कम करके इकोनॉमी रिवाइव करेंगे, गवर्नेंस इंप्रूव करके हम इकोनॉमी रिवाइव करेंगे। और उसमें अहम एक बात ये थी कि हम एक ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम लाएंगे जिसमें सब पर इक्वल बर्डन होगा टैक्सेस का, और उसके जरिए इकोनॉमी रिवाइव भी होगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी और हर तबका जो है वो ग्रो करेगा। और वो रियासत मदीना की बात आपका करता है खान साहब, उसका आपको कोई 1% भी कहीं इस बजट के रेवेन्यू साइड जो मेजर्स हैं टैक्सेस के उसमें नजर आ रहे हैं, वो रियासत मदीना का? इस बजट में इन्होंने एक चीज़ जो की है जो मुझे नज़र आ रही है, वो ज़ीरो रेटिंग को ये ख़त्म कर रहे हैं। सही। यानी जहाँ बहुत ज़्यादा एक लोगों को एतराज़ था दूसरे सेक्टर्स वालों को कि जी यहाँ आपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, आपने अगर देना, आज भी मैंने अखबार में कहीं पढ़ रहा था, कोई एक ग्रुप है वो भी एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, उन्होंने कहा कि जी ये बहुत ज़्यादा जनरल इंडस्ट्री वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा आपने रिलीफ दिया, आप हमें भी इस किस्म की रिलीफ दे तो हम भी आपको। लेकिन वो पहली बार हुआ है क्या? मैंने तो सुना से पहले भी खत्म हो चुकी है ना जीरो रेटिंग, या पहली बार तो नहीं किसी गवर्नमेंट ने? कई दफ़ा ख़त्म हुई है, लेकिन हुकूमत ये कह सकती है कि जी हमने देखे ना जो एक सेक्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे थे उसको हमने खत्म ये नहीं हुआ था मतलब साहब, ये पीपल्स पार्टी के दौर में खत्म हुआ था, फिर नवाज शरीफ साहब ने वापस लेकर आ गए थे, बीच में खत्म भी तो हुई कुछ अरसे को, ये 2011-12 में खत्म हुई है ना। उस साल में हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ी थी, तो इसका मतलब है कि ये जीरो रेटिंग से कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले साल हुकूमत ये साल जो ख़त्म होने वाला है, हुकूमत ने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने कोई 147 बिलियन के रिफ़ंड इशू किए हैं, जबकि उससे पिछले साल तकरीबन 54-55 अरब रुपए के थे। तो रिफ़ंड तो इन्होंने इस सेक्टर को और दूसरे सेक्टरों को ज़्यादा दिया है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन अभी भी लोगों के रिफ़ंड ज़्यादा हैं। अगर रिफ़ंड टाइमली दें, जो 45 डेज़ में देना होता है एक्सपोर्टर को, और उसके बाद ये ज़ीरो रेटिंग ख़त्म करें, तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाब होगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो कह रहे हैं कि जी 300 बिलियन हम वो जहां हम पिछले हुकूमतों ने एग्जम्पशन दी हुई थी वो SRO को हम विड्रा कर रहे हैं, तो शायद ये उस तरफ का है। लेकिन बाकी अगर आप देखें, जो आपने खुद बताया कि सेल टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 200 बिलियन का जो है उसमें होगा, तो ये चेयरमैन की स्टेटमेंट कोट की है मैंने, जी हाँ, 200 अरब की, और वो जाहिर है कि आम मासिस पे उसका फर्क डेफिनेटली नहीं। तो एक चीज बस विजन से मिल रही है, वो ये कि SRO 1125 इन्होंने खत्म किया है, और दूसरा आपने 300 अरब की जो टैक्स छूट जो है वापस ले ली, और SRO 1125 पीपल्स पार्टी भी खत्म कर चुकी थी। तो ये भी कोई ऐसा इनकलाबी इकदाम नहीं था जो पहली बार मुल्क में हुआ है, ये बात हम कह सकते हैं मतलब जी। एज एन एक्सपर्ट ये आपका ओपिनियन? जी, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा इनकलाबी इकदाम नहीं है। हुकूमत की मालियाती और जो फाइनेंशियल दूसरे ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। हुकूमत के कर्जे के एक बहुत बड़ी ट्रिप में हुकूमत और हमारी इकानमी इस वक्त है, और उसका जो आपका जो डेट सर्विसिंग है वो इतना बड़ा कंपोनेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर आता है, जो 7th NFC में जो हमारे टैक्स रेवेन्यू में उसका शेयर आता है, तकरीबन वो कहा जाती है हमारे, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा है डेट सर्विसिंग। ठीक है, लेकिन आपने जो बात अहम की है ना, वो विजन और ये सब चीज़ें छोड़ के मैं आयशा साहब और बस्सा साहब की तरफ लेके जाऊंगा। पहले आयशा साहब आपका कमेंट, क्योंकि IMF के साथ आपकी डीलिंग्स भी शायद रही हो इससे पहले, बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कोई ना कोई एक्सपोजर आपका होगा। तो ये IMF ये बड़ी हैरानकुन बात बता रहे हैं, कह रहे हमने कभी 21% ज़्यादा अचीव नहीं किया अपना ग्रोथ रेट, अब 39% हमने टारगेट रख दिया है। 3 महीने बाद क्या करेगा IMF हमारे साथ? वेवर तो देगा नहीं, तो किधर होंगे हम लोग? यानी ये प्रोग्राम चलेगा 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, कितने साल, कितने महीने? मैं अब आपको फैक्ट बताती हूँ, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये 39% ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुई है। हमारी नवाज शरीफ की हुकूमत में ज़रूर इन्होंने इतना 2%, 2.4% जो GDP का बढ़ाया था, लेकिन डबल किए हैं रेवेन्यूज़, लेकिन 3-4 साल में, 1 साल में ये अचीव करना इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो क्या होगा ये कि मिनी बजट आएगा,
एक यही ऑप्शन है कि हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करें कि हाँ हम फेल हो गए, लेकिन हम और टैक्स मेजर्स ले आएँ और ले आएँ, या फिर ये जाएंगे और कहेंगे हमें प्लीज़ वेवर दे दो। अब उसकी और हमारी जो रिलेशनशिप इस वक्त IMF से रही है और उनका टफ स्टैंड है, आपके ख्याल में वो हमें बड़े कंसिडरेशन से बग़ैर कुछ मांगे वेवर दे देंगे? तो ये तो बिल्कुल अनलाइकली लग रहा है। तो ये या तो वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे, या फिर वो और मज़ीद टैक्सेशन लगवा के और मज़ीद बर्डन बनाएंगे। एक दूसरा, अभी ये ज़रा बात हो रही थी पहले एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे जो रिबेट है उसको जो कंसेशन था वो विड्रॉ करने का। देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। आपकी हुकूमत ने, ये जो करंट हुकूमत ने, ये आन के मजीद डिवैल्यूएशन के जो दर पे इकदाम किए, नतीजा क्या निकला उससे? ग्रोथ कितनी बड़ी है एक्सपोर्ट्स की? कुछ भी नहीं। ये वो एरिया है जिसे हमें बढ़ाना चाहिए। आप एग्जैक्टली ऑपोजिट मेजर्स ले रहे हैं। मेरा तो ख्याल ये कि सिर्फ 5 सेक्टर्स को नहीं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स तो बाकी इमर्जिंग एक्सपोर्ट्स को भी देने चाहिए। ये तो एरिया जिसे हमें फुल फोकस से कंसंट्रेट करके आगे बढ़ाना चाहिए। आप उसकी मराद खत्म कर रहे हैं बिकॉज कोई और बातें कुछ कर रहा है। तो आई डोंट थिंक दिस इज इन द राइट डायरेक्शन। आप स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, और आप मेजर्स एग्जैक्टली ले रहे हैं जो आपको इससे दूर ले जाएंगे। तो जरा सोच समझ के हमें करनी है। बस एक सेकंड मुझे दीजिए, क्योंकि अख्तर बुलंद राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, हमारे साथ मौजूद पे। तो अख्तर बुलंद राना साहब का जिक्र हुआ अभी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, क्योंकि इमरान खान साहब एक कमीशन बना रहे हैं कि कर्जे जो आए वो किधर गए, पिछली हुकूमतों में कर्जे जो आए वो किधर गए। आप माशाल्लाह AGP रहे, आपने एक मामला उठाया था सर्कुलर डेट का 480 अरब वाला, या उससे और भी मामला आपने बड़े मामला उठाए थे। तो क्या ऐसी चीजें आई थी सामने आपकी नजर में जो ऑडिट प्रोसीजर्स के खिलाफ थी और जिनकी तहकीकात अब होनी चाहिए या इमरान खान साहब का कमीशन करनी चाहिए? ये तो बहुत लंबी दास्तान है और बेइंतहा किस्म की इरेगुलरिटीज है जो अरबों रुपए की थी। हमने तो हर साल अपनी रिपोर्ट में आश्कार किया बेटा जी, और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये सारी चीजें आश्कार की थी कि ये मिसएप्रोप्रिएशंस हैं, फ्रॉड हैं जी, ये एम्बेजलमेंट्स हैं, क्या क्या नहीं थे बेटे। वो हर साल की रिपोर्ट बड़ी लेंथी और हर मिनिस्ट्री पे रिपोर्ट होती है। तो कोई एक बात हो तो हम नहीं, वो तो इन जनरल हर साल रिपोर्ट आती है ऑडिटर जनरल की वायलेशंस के ऊपर कि भाई ये हुआ वो हुआ। मैं स्पेसिफिकली सर्कुलर डेट 480 अरब रुपए का जो पूछ रहा हूँ उस पर क्या हुआ था, ये अगर आप कौन को याददाश्त में दोबारा कर दें जी। 400 जी मुझे याद पड़ता है बेटे, 480 अरब रुपए में जो हमने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जो की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, उसमें हमने कहा था कि 190 अरब रुपए का उसमें मिसएप्रोप्रिएशन है। अच्छा जी, उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फर्दर उसको नैब देखे, फला देखे। अब मैंने तो इवन आपको याद हो कि आपको मैं आपको किया था चेयरमैन नैब को कि मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन मैं अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूँ जी। अब कोई वो सर्विसेज ना लेना चाहे तो मैं तो उस पर जबरदस्ती। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दें साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्या ऐसी पेमेंट्स भी थी जो ऑडिट के मैकेनिज्म को बेसिकली विदाउट गोइंग टू द प्रोसीजर हुई उस दौर में? यानी आपके ऑडिट के आपने जिसको कोट किया है 480 अरब रुपया जी, ये मजाक नहीं है। यहाँ तो 2-2 अरब रुपए की बात है। 480 अरब में से 190 अरब रुपया ये सारा बगैर ऑडिट के पेश किया गया था। बगैर ऑडिट के पेश किया गया, बगैर ऑडिट के, बगैर कोई ऑडिट के, बगैर कोई रिकॉर्ड दिए। ये तो एक दिन में सारा गवर्नमेंट ने। तो ये अच्छा, ये एक बात और सर, ये जो बगैर ऑडिट के गया, ये किसी कमर्शियल बैंक के अकाउंट में किसी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को गया या गवर्नमेंट किसी नेशनल बैंक के अकाउंट में किधर गया ये पैसा? ये जो 5-10 जो IPPs थी जी, जिनके कहने के मुताबिक ये इतना सर्कुलर डेट हमारा 480 अरब रुपया हो गया है, तो ये 8-10 IPPs थी। इनको स्टेट बैंक को कहा गया कि इनके पर्सनल अकाउंट में किसी बैंक में होगा अकाउंट, किसी का किसी बैंक में अकाउंट होगा, किसी का किसी। एक ही रात में उनके बैंकों में 480 अरब एक ही रात में उन कंपनीज के मालिक यानी उन कंपनीज के अकाउंट में जो है वो पैसे चले गए और वैसे ऑडिट से जाते थे। ये बगैर ऑडिट के गए ये सारे, वैसे जो पेमेंट होती है ऑडिट के थ्रू होती है। अगर प्री ऑडिट या ऑडिट से होते तो हम तो कभी भी जो है ना इनको 200-300 अरब रुपए भी बड़ी मुश्किल से पे करते हैं। मतलब साहब 480 अभी अख्तर बुलंद राना साहब, मतलब लास्ट कमेंट आपका कुछ वाइंड अप उससे पहले।
सैफान, सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह आपने बुलंद अख्तर राना साहब को ट्रेस किया। और दूसरी बात, मैं बुलंद अख्तर राना साहब की सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ और उनसे ये मैं गुजारिश भी करूँगा और हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा कि उनकी प्रोटेक्शन का फिलफौर बंदोबस्त किया जाए। चूँकि ये जो मियाँ साहबान हैं, आप इनको पता है इनका माइंड सेट क्या है। ये जाली पुलिस मुकाबलों में और मॉडल टाउन के अंदर आपने देखा किस तरह लोगों को ज़िबा किया गया।